मोदी स्पीच इन इजराइल कनेसेट के अंदर बड़ी जबरदस्त रही। उसके बाद नेतन्याहू के साथ जो बॉडी लैंग्वेज एंड ऑफ कोर्स द सैफरन कलर जो भारत में जिसके ऊपर काफी मेल्टडाउन चल रहा है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। काफी कुछ चल रहा है इसराइल में। बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। पथिकृत भाई, नमस्कार आदि भाई। वेलकम। नहीं, आप क्या थोड़ा हो रहा है भाई? इंट्रोडक्टरी स्पीच आप दीजिए। आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी स्पीच आप देंगे। मैं क्या स्पीच दूं? मोदी साहब ने तो वहां पर हमास शमास को भी फेल दिया। वो बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग था। आई मीन द रिसीविंग इटसेल्फ वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नेतन्याहू हिमसेल्फ वहां पर, एंड अभी लोग काउंट कर रहे हैं, पता नहीं शायद मोदी जी को ट्रम्प से ज्यादा स्टैंडिंग ओवेशन मिले कि कम मिले। उसके ऊपर काउंटिंग चल रही है। जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं बता दूंगा आपको। बट यू नो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग विजिट जहां पर उनकी भी पॉलिटिक्स प्ले हुई एंड सम ऑफ देयर ऑपोजिशन मेंबर्स वो उठ के चले गए वहां से। नॉट इन प्रोटेस्ट ऑफ मोदी जी, बट इन प्रोटेस्ट की वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो वहां के हैं, उनको नहीं लाया गया। एंड पहले वो गए नेतन्याहू की स्पीच के टाइम पे। फिर नेतन्याहू की स्पीच जब खत्म हुई, जब मोदी जी एड्रेस कर रहे थे, देन दे ऑल केम बैक। सो यू नो, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बॉयकॉट भी वहां पर, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी वहां पर आपको होती हुई दिखी। व्हाट डू यू थिंक मैन? तो इजराइल के अपने जो पॉलिटिक्स होता है ना, वो हमारी तरह थोड़ा फ्रैक्चर्ड है इंटरनल, बट हाँ। और थोड़ा। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज में बहुत यूनाइटेड रहते हैं, हमारे जैसा नहीं है। बट वहाँ अदरवाइज इट्स अ वेरी फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो कल मोदी जी का जो स्पीच था, उन्होंने जैसे कहा कि वी फर्मली स्टैंड विद इजराइल एट दिस मोमेंट। उन्होंने 7 अक्टूबर का जिक्र किया। तो इट्स प्रीटी क्लियर वन थिंग कि ऑन इश्यूज ऑफ टेररिज्म दिस इज नो मोर अ लिप सर्विस बाय एनीबॉडी। यू नो, जैसा है वैसा ही है। और गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाला जो नाटक वेस्ट करता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज उस चीज को लेके कोई इशू और कॉम्प्रोमाइज इंडिया या कोई और नहीं करेगा। और ये जो हमास का नाम आप जैसे बोल रहे हो लिया गया है, तो इट्स अ क्लियर मैसेज टू ईरान ऑल्सो कि ईरान की अपनी ईरान एज अ कंट्री या फिर ये जो वेस्टर्न हेजिमनी, इसके खिलाफ तो इंडिया बीच बीच में बात करता है, बहुत जबरदस्त करता है। और उसके लिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क में बदलाव की जरूरत है, उसको भी इंडिया सपोर्ट करता है। ईरान ईरान का जो ईरान में फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इसको भी इंडिया मुझे लगता है कि सपोर्ट करता है। लेकिन वन थिंग जो हमास के नाम लेने का मतलब ये हो सकता है कि इट्स अ क्लियर इंडिकेशन टू ईरान कि आप जो क्रॉस बॉर्डर, जो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते रहते हो, वी डू नॉट एग्री टू दैट। और इसका एक और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मैं आ रहा हूं उस चीज में। ये जो इजराइल की तरफ से जो एक प्रपोजल दिया गया हेक्सागन का, जिसमें इंडिया, इजराइल होंगे, साइप्रस और ग्रीस का नाम आ रहा है, एंड देयर माइट बी सम अरब स्टेट्स। नाउ व्हाई इज हेक्सागन सो इम्पोर्टेंट, व्हाई इज दिस विजिट सो इम्पोर्टेंट? आयरन डोम के बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा, लिटिल बिट, जो आपने, हालांकि आपने प्रोग्राम किया उसके ऊपर। ये हेक्सागन का कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आपके अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, तो उसका सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल सिर्फ खुद नहीं लेगा। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, क्योंकि उस कॉरिडोर को, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी। एंड लेट मी से इट वन थिंग, लेट मी से दिस वेरी कैटेगोरिकली। अक्टूबर 7 का जो अटैक इसराइल में हुआ था, it had also to do a lot with Abraham Accord, and ताकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इतनी जल्दी वहां पे ना आए। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो कॉरिडोर है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर इन इंडिया, इट गोस थ्रू मिडिल ईस्ट, उसका लैंडिंग पॉइंट है इन यूरोप, इन ईस्टर्न यूरोप, एंड वाइस वर्सा। ईस्टर्न यूरोप से शुरू होता है, फिर उसमें ट्रांजिट विल बी मिडिल ईस्ट एंड लैंडिंग पॉइंट अगेन विल बी इंडिया। तो इसमें आई थिंक ये हेक्सागन का जो प्रपोजल है, इसमें अल्टीमेटली कौन कौन देश आएगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच, अरब स्टेट्स कौन कौन होंगे। बट इट्स प्रीटी क्लियर कि यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस जो भी क्रिएट करने की कोशिश करेगी, इस इट विल बी काउंटर्ड कलेक्टिवली। एंड जो
पाकिस्तान की तरफ से एक इसको लेके बहुत बड़ा एक बवाल करने की, उछल कूद करने की कोशिश की जा रही है कि इट इज अगेंस्ट द मुस्लिम उम्मा एंड वो सब। अरब स्टेट्स जो वहां पे मिडिल ईस्ट के इन्वॉल्व होंगे इन द आईमैक कॉरिडोर, दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि ये कोई दिस इज प्योरली अगेंस्ट टेररिज्म। इसमें आई डोंट थिंक एनीबडी इज ट्राइंग टू राइट नाउ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कोई फ्रंट नहीं है, कोई एंटी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। सो आई थिंक सम ऑफ द अरब स्टेट्स जिसका एक सिग्निफिकेंट स्टेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में होगा, दे विल ऑल्सो बी वेरी मच पार्ट ऑफ इट। एंड लोगों को ये शायद लॉट ऑफ पीपल देन डोंट नो कि हमास इज नॉट एंटरटेन्ड इन मेनी ऑफ द अरब स्टेट्स। हमास एंड मुस्लिम ब्रदरहुड इज नॉट एंटरटेन्ड इन मेनी ऑफ द मुस्लिम अरब स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंडली, I2U2 वाला जो है वो भी एक फ्रेमवर्क है विच हैज बीन इन मेनी वेज फ्रेमवर्क तो बना है, बट उसमें कितना काम हुआ है मुझे पता नहीं। सो यू हैव द I2U2, यू हैव द आईमैक कॉरिडोर, उस सबके सिक्योरिटी के लिए हेक्सागन कम्स अप एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इस जो विजिट है इसमें आई थिंक इट इज वेरी क्लियर देयर इज नो डाइकोटॉमी। इंडिया ने वेरी क्लियर कर दिया कि पैलेस्टाइन्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स राइट, उसके लिए हमेशा इंडिया ने बात किया है और बात करता रहेगा। अभी भी कोई एक रेजोल्यूशन में इंडिया ने वोट दिया था कि वेस्ट बैंक में इजराइल का कुछ वोट दिया था, बट ऑन इश्यूज ऑफ टेररिज्म, ऑन इश्यूज ऑफ हमास, आई थिंक द स्टैंड इज वेरी वेरी क्लियर। एंड इसके एक और भी कारण है, बिकॉज देयर आर इंडिकेशंस ऑफ हमास being involved with unka jo proximity with Jaish-e-Mohammed and other terror organizations which are based in Pakistan, iski bhi kafi inputs aate rehte hain. So I think today, even though Hamas officially is not a banned terrorist organization in India, but if you look at the stand that has been taken in yesterday by the Prime Minister of India in Israel, it is very clear they no more distinguish between Pakistan based terror groups or those terror non-state actors or terror groups which are operating in Middle East. That thing, there is no distinction, and it's a clear message to Iran. ईरान के साथ cooperation हमारा एक for very other reasons very important है, civilizational connect तो है ही, और भी reasons है, INSTC is important, वो बाद में होगा कि नहीं होगा, we have to wait and watch. But on issues of terrorism और जिस तरह से it is a known fact कि ईरान supports and funds Hezbollah, Hamas and Houthis, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक स्टैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। बाकी चीज डिफेंस की देखिए, बहुत सारे इजराइल के साथ जो इंडिया का कोऑपरेशन होता है, बहुत सारे चीजों में वो चीज बाहर आते नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन दोज थिंग्स। कोलैबोरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग। इनफैक्ट हेक्सागन के ऊपर मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं, इफ यू लुक एट इट, बहुत सारे अरब स्टेट्स है अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में, जहां से बहुत बड़े तादाद में डिपोर्टेशन टू इंडिया होता रहता है फॉर ऑफ पीपल कनेक्टेड इन सम और द अदर वे विद टेरर ग्रुप्स या एंटी इंडिया एक्टिविटीज। और इजराइल के साथ इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन होता रहता है। मेनी ऑफ द अरब स्टेट्स इन मिडिल ईस्ट, उनके भी इजराइल के साथ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन एक क्लैंडेस्टाइन अंडरस्टैंडिंग है। सो ऐसा नहीं है कि हेक्सागन कोई नई चीज आने वाला है। इंडिया, इजराइल, अरब स्टेट्स कोलैबोरेटिंग अगेंस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, वो वैसे ही होता है। सो दिस इज नाउ जस्ट बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इसको एक नाम दिया जा रहा है। अदरवाइज मे बी एक विदाउट एनी नेम, अनऑफिशियली दिस अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट्स। सो इफ यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग, मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है, गाजा में एक जंग चल रही है। गाजा के ऊपर भी मोदी जी ने कहा है कि गाजा पीस एकोर्ड के ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। आई थिंक दैट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ट्रैंक्विलिटी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया एंड यूरोप, उनके अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी सक्सेसफुल करना है, तो फॉर दैट ऑल्सो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ट्रांजिट आ जाता है। सो इंडिया यूरोप का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को सक्सेसफुल करने के लिए
It is very important to take a stand against non-state actors. That does not mean कि पैलेस्टाइन को नजरअंदाज किया जा रहा है. और अगर ultimately if there is a very successful transit point और वहां से ट्रेड होता है, for the right kind of people, for the right people with the right kind of mind, it will benefit Gaza as well. But it depends on them. So उस फ्रेमवर्क को सक्सेसफुल करने के लिए इंडिया एंड इजराइल विल हैव टू कम फॉरवर्ड एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड. आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कल बहुत सारे अरब स्टेट खुल के हेक्सागन के बारे में बात करना शुरू करें. इसमें सम ऑफ द स्टेट्स तो वी कैन अंडरस्टैंड दे ऑलरेडी हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद इजराइल. वो ओपनली दिखाते नहीं है, बट इट्स अ नोन फैक्ट कि वेदर इट इज द सऊदीज और यूएई or even Egypt and Jordan, they have good relation. हाँ, they have differences on many issues. वो differences है, हमारे भी differences बहुत सारे देशों के साथ है जिनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, उनके बहुत सारे differences है. बट ताकि वो रिश्ता बेहतर और ना हो, उसमें दरार लाने के लिए ही October 7 maybe was executed. And secondly, I mean not secondly, fourth or fifth point will be this कि व्हेन हिजबुल्लाह के ऊपर जब इजराइल कुछ एक्शन लेता है या हुदीस के ऊपर कोई एक्शन लेता है, ऐसा नहीं कि सऊदी अरब और यूएई बहुत नाखुश होते हैं, ऐसा नहीं. द रियलिटी इज दे आर वेरी हैप्पी व्हेन इजराइल टेक्स एक्शन अगेंस्ट हिजबुल्लाह. आई मीन दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स. इसमें इतने सारे लेयर्स एंड सबटरफ्यूजेस है. जो दिखता है कि बाइनरी में है वो बाइनरी है नहीं. इट इज नॉट प्रो एंड एंटी इजराइल. देयर आर मेनी लेयर्स इनटू इट. सो दैट्स व्हाई आई से कि देयर आर दीज एग्रीमेंट कोलैबोरेशंस व्हिच एग्जिस्ट. आयरन डोम के ऊपर अगर कुछ बात करना है आदि भाई, इफ यू वांट वी कैन टॉक ऑन दिस. जी, आयरन डोम तो हमारे पास अपना है. व्हाट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन इज इन द आयरन बीम. मैंने भी कल इसके ऊपर आयरन डोम पे बात करी थी, बट आई डिडंट स्पीक दैट मच. बट इट बेसिकली सी आयरन डोम के ऊपर द लॉट ऑफ द कोऑपरेशन इज ऑलरेडी हैपनिंग. जो आपके रेडार्स हैं उनके रेडार्स हैं, काफी सिमिलरिटीज हैं. बराक 8 आप यूज करते हो, बराक 8 वो भी यूज करते हैं. सो देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन व्हिच इज देयर एज फार एज that length of the game is concerned, as far as air defense and ballistic missile defense and all that is concerned. जो आपको अभी चाहिए is basically anti-drone defense, right? And आप deploy कर रहे हो at very heavy quantity. आप already deployment चल रही है, but you also need the next gen technology. जहाँ पर 30 kV का तो आपके पास है already, and that probably by this year mid will start getting deployed. But you need heavier equipment. Israel already has an operational. इनके पास एक है 100 kilowatt का. You're looking at 100 kilowatt, 200 kilowatt and 300 kilowatt after that. Can there be a joint development opportunity वहां पर? उसके अंदर अगर कुछ हो सकता है, so that's going to be a very big thing. No, you are absolutely right. In fact, just to add to what you have stated, देखिए जो आयरन डोम में जो कंपनीज इन्वॉल्व है, वन ऑफ दैट इज रफाल सिस्टम्स. रफाल इज डिफरेंट फ्रॉम रफाल. तो रफाल जो इजराइल का ऑर्गेनाइजेशन है रफाल, उनके जो मिसाइल सिस्टम्स वो ऑलरेडी इंडिया ऑपरेट करता है. उनके जो रेडार्स है, कोई भी जो आयरन डोम की तरह जो एक एयर डिफेंस शील्ड होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं. वन इज सर्वेलेंस and reconnaissance. Second would be interception and third is offensive capability. तो उनके जो रेडार्स होते हैं, जो आर मोस्टली फ्रॉम एल्टा, तो एल्टा के रेडार्स भी इंडिया यूज करता है. सो यस, आयरन डोम ऑपरेशंस में, आयरन डोम को ऑपरेट करने में इजराइल का बहुत एक्सपीरियंस है. सो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस विल कम हैंडी फॉर इंडिया. लेकिन इंडिया जो बना रहा है, that is far more comprehensive than Iron Dome. मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ. Iron Dome is very effective and very successful. मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ. All I'm saying is that if you look at what Iron Dome will have to protect or what it protects, it's around roughly 22,000 square kilometers. But if you look at India का पूरा जो area है, if you want something like a Sudarshan Chakra to come up, you're talking about an area of 3.3 million square kilometers. There's a huge difference. Secondly, अगर आप देखें कि what is being done as part of Sudarshan Chakra, it is far more complex and comprehensive.
you already have a सुदर्शन चक्र का बेसिकली जो कहा जाता है कि इट्स अ नेटवर्क आर्किटेक्चर जिसमें बहुत सारे लेयर्स होंगे. So layers में you already have that आकाश तीर and Indian air command and control system जो इतने effectively ऑपरेट किया है, जहाँ पे आपके S-400 आकाश कीवर्ड सैम, फिर उसके बाद जितने सारे एयर डिफेंस गन्स है उन लोगों ने ऑपरेट किया अच्छी तरह से. दे हैव यूज्ड द लॉइटरिंग म्यूनिशंस, दे हैव काउंटर अनमैन्ड सिस्टम्स ऑपरेट किया है. नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट दिस थिंग विद द इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स जो बिल्डअप किया जा रहा है फॉर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, जिसमें पिनाका होगा, प्रलय होगा, जिसमें आपके लॉन्ग रेंज आर्टिलरी में पिनाका आ जाता है, फिर आपके और भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे. इनफैक्ट आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें जैसे आदि भाई ने बराक 8 की बात कहा, Barak 8 is termed in India as MRSAM and LRSAM, medium range surface to air missile and long range surface to air missile. वो भी इसराइल का ही है. सो इनका जो ग्रीन पाइन रेडर्स इंडिया इस्तेमाल करता है वो भी एल्टा का तैयार किया हुआ है. सो इंडिया का जो बनाया जा रहा है, वन इज दैट सुदर्शन चक्र में द डिफेंसिव आर्किटेक्चर, द इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स जहां पे बैलिस्टिक मिसाइल्स BM4 भी आएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स आएंगे, रॉकेट्स आएंगे, आर्टिलरीज आएगा. फिर उसके बाद इट विल बी इंटीग्रेटेड विद द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ योर एयर डिफेंस सिस्टम, जो आपके नेवी के ऑपरेट करता है, एयरफोर्स का अलग ऑपरेट करता है, आर्मी के ऑपरेट अलग करता है. All of that will be integrated into some kind of a giant architecture. It is not a defensive capability only. It is a defensive and an offensive capability which are integrated into a network system. So मुझे लगता है कि आयरन डोम से ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. The experience of Israel will definitely come in handy, but I don't think, as you rightly mentioned, we are not looking at taking Iron Dome. We are interested more into the Iron Beam, which is again a very interesting aspect of Iron Dome itself. उसमें जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जिसको कहा जाता है DW में आपने जैसे कहा 30 किलोवाट तक डिप्लॉयमेंट लेटर दिस ईयर तक हो जाएगा. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी DRDO ने कर दिया टू सम ऑफ द कंपनीज इंडिया के जो उसको मैन्युफैक्चर करेगा. It's a 100 kilowatt which is under of development, where I'm very sure the Rafale system will work with India to work that out. In fact, अगर आप ये जो सुदर्शन चक्र है उसका जो AWACS systems भी part of that होगा. इंडिया के जो AWACS है, खास करके जो IL-76 में deployed है, नेत्रा नहीं, the other one that use the Falcon system which is again of Israeli origin. Israel. ठीक है. फिर उसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होता है. आई एम श्योर इवेंचुअली दे विल इंटीग्रेट जो रक्षा कवच वाला DRDO ने अनवील किया था 2025 के इनिशियल टाइम पे. दैट इज अगेन द ऑफेंसिव कैपेबिलिटी पार्ट, कि आप कैसे ऑफेंसिव कैपेबिलिटी तैयार करोगे एज पार्ट ऑफ सुदर्शन चक्र. सो आई थिंक देयर विल बी इट्स नॉट जस्ट कि सुदर्शन चक्र इंडिया वहां से लेगा. आई थिंक लॉट ऑफ द जो टेम्पलेट्स है द इजरायलीज विल आल्सो ट्राई टू टेक फ्रॉम हियर. The other important aspect of this visit is a free trade agreement. एक इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात चल रही है और उसके ऊपर आई एम श्योर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. इसका मतलब ये नहीं कि अभी साइन होगा, बट उसके ऊपर काम चल रहा है. उसमें इट्स अ वेरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. जो चीजें इजराइल यहां से लेता है ना, वो इजराइल तैयार नहीं करता है. बेसिकली लॉट ऑफ दिस कमोडिटीज, फूड सप्लाईज, बहुत चीज यहां से जाता है. और बहुत सारे उनके जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे इन हाईटेक इकोसिस्टम, दैट इज आल्सो अ गिवन. अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैंने पहले भी कहा था, वी आर नॉट, ये प्लीज अंडरस्टैंड, इजराइल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. उनके भी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत है. दे हैव बीन इनटू कॉन्फ्लिक्ट फॉर द लास्ट 3-4 years, सो दे रिक्वायर कैपिटल. सो बहुत टाइम ये कहा जाता है, अरे देखो FDI कम हो गया, नेगेटिव FDI हो गया. We have to understand negative FDI का दो एस्पेक्ट्स होता है. where your market has matured, जो इन्वेस्ट किया है, they take some money back and that is legitimate. The other part of the negative FDI is also your company is investing abroad. So Israel is also looking for Indian capital. ये हमेशा वन वे रोड नहीं रहेगा कि हमेशा से दूसरे देश इंडिया में इन्वेस्ट करेगा. They want Indian companies to invest into their market. और वो भी उनकी रिक्वायरमेंट है. एंड वी हैव टू सी वेदर टुमारो द UPI सिस्टम आल्सो कम्स इनटू ऑपरेशन और नॉट. दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी. सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज इजराइल जो एक्सेप्ट करता है
अब वो एक्सेप्टेंस बहुत सारे देशों के लिए वो नहीं करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द रेयर कंट्रीज जिसके बारे में वो हमेशा कहते हैं कि दिस इज वन कंट्री जहां पे Jews have never been persecuted, which is a reality। अभी भी उनके lot of people know and you know the best कि उनके जो कंस्क्रिप्शंस खत्म हो जाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ Israelis कम टू इंडिया। तो उनके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप वाराणसी चले जाओगे आदि भाई, इट्स फिल्ड विद Israelis सिटिंग इन द घाट, यू नो। सो उनके लिए इट इज अ स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन। सो दे कम एज बैकपैकर्स, वो बहुत लाइट ट्रैवल करता है, बहुत ज्यादा पैसा लेके नहीं आते हैं। एज इट इज नॉट, दे डोंट हैव अ लाइफस्टाइल लाइक द अमेरिकन्स। वो मॉडेस्ट मीन्स लेके आते हैं, वो अपने छोटे छोटे जगह पे ही रहते हैं। When they travel, they try to understand their civilization. In fact, sometimes I feel sorry, but I find that Israelis explore the Indian culture more than Indians themselves. So they do it. So उल्टे there काम भी are होते हैं, areas of collaboration. उल्टे काम भी होते हैं, वो भी अलग है। नहीं, उसकी बात ही नहीं कर रहे, उसमें तो आप माहिर हो, हम लोग छोटे इंसान उसके बारे में क्या बात करें। मैं तो कहाँ से माहिर, बट उल्टे काम भी होते हैं मतलब काफी। आपकी नॉलेज उसमें बहुत है। And so I think overall this is an interesting, in fact remember one thing, जब मोदी जी जब 2017-18 में जब इजराइल गया था उन्होंने, उनके बाद उसके बाद वो एमआरसैम वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और आज वो चीज जो इंडिया में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाया जाता है, इट्स इनटू ह्यूज नंबर्स दैट एमआरसैम एंड एलआरसैम इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली वो एक ही मिसाइल है, एक नेवी यूज करता है, एक आर्मी या एयरफोर्स यूज करता है, अलग अलग नाम दिया है। तो इसके बाद भी होगा, बट जनरली बहुत सारे कोलैबोरेशंस इजराइल के साथ जो है ना वो लो प्रोफाइल रखा जाता है, वो प्रेस रिलीज का हिस्सा नहीं होता है। सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, अगर होता है तो अच्छी बात है, बट आयरन बीम के ऊपर आई एम श्योर दे आर ऑलरेडी कोलैबोरेटिंग, दे आर ऑलरेडी कोलैबोरेटिंग। ऐसा नहीं है कि कल से शुरू करेगा, दैट इज ऑलरेडी देयर। सो आई थिंक देयर इज अ क्लियर रेड लाइन बीइंग ड्रॉन फॉर ईरान, दैट वी सपोर्ट ईरान फॉर व्हाट इट इज, आई मीन atrocities minus, we support Iran as a country, but support for non-state actors ko we will never endorse. That is a red line that has been drawn yesterday, which is very very important. So India Middle East Europe economic corridor, overall success of India eventually अगर होना है तो that is important. अगर the global economic theater in Asia की तरफ shift हो रहा है and manufacturing will eventually be into China and China plus one strategy में it's the India which is comes next. तो उसके लिए अगर आपको सप्लाई रूट बनाना है, you will have to cut down cost by going through the IMEC corridor, and for that corridor to come up, terrorism has to end, and that's why I think this visit is important. Yeah, बाकी जो चीजें है कि Israel also have to do something more than for people of Palestine, वो भी इशू है, उसके ऊपर भी बात हमेशा इंडिया करता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, बहुत बार किया है। जितना इंडिया का दायरा है उसमें इंडिया ने काफी बार बोला है। But I think it's good for everyone, and I feel as and when it comes up, many of the Arab states will be very willing to join. I will not be surprised अगर कल ईरान भी बोल दे कि भाई हमारे ऊपर सैंक्शंस हटाओ, आईमेक का हिस्सा बनाओ, तो हम लोग ये सब बंद कर देंगे, ये भी हो सकता है। Back to you. They had already said, जब आईमेक लॉन्च हुआ था उनका स्टेटमेंट है कि we can send oil through a pipeline which can be done. So any case, let's see, let's wait and watch, because the Middle East or West Asia, as you want to call it, is on the brink of something major. चाहे वो literally एक deal हो या war हो, something is going to happen. And so on that note, सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends, families, and whoever you think will benefit out of this, and do support the channel. Description जरूर पढ़िएगा उसके लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।